हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दोस्तों आज हमारा लेबर मार्केट का 7वां लेक्चर है जिसमें मेरा डेली प्रैक्टिस पेपर्स का डिस्कशन चल रहा है। इससे पहले कि अगर आपने 1 2 3 4 5 6 नहीं देखे तो आप बिल्कुल मत देखना उसको, क्योंकि आप तो महान हो, आपको तो सब कुछ आता है। नहीं आता नहीं करना भाई, देखने हैं सारे पढ़ने हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने पढ़ाया है और उससे डबल मेहनत आपको लगानी है इसको पढ़ने के लिए। चलिए शुरू शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हमारा क्वेश्चन उन्हीं बातों पर है जो हम पहले डिस्कस अपना कर चुके हैं पहली 1 2 3 4 5 6 क्लासेस में, जो कि लेबर मार्केट पर है। जैसे हमारा प्राइस सेटिंग रिलेशन होता है, वेज सेटिंग रिलेशन होता है, उनका एग्रीगेट सप्लाई डेरिवेशन होता है, फिर एग्रीगेट डिमांड रिलेशन होता है, फिर उनका इंटरसेक्शन होता है, फिर आपका इक्विलिब्रियम वैल्यूज निकलती है और सारी बातों पर बेस्ड है। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, शॉर्ट में आपको सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने हैं। देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है वेज सेटिंग का फॉर्मूला। ठीक है, वेज सेटिंग रिलेशन का फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। एक केबीसी खेलता हूं मैं छोटा सा, आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारी सोसाइटी के अंदर जनरली इकोनॉमी के अंदर वर्कर्स के लिए वेजेस के लिए कौन लड़ता है, वेजेस कौन डिसाइड करते हैं, कौन वो लोग होते हैं जो वेजेस को सेट करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। जो जीतेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। W इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ U कॉमा Z। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला है, हो सकता है आपको ये याद हो सकता है आप भूल गए हो। देखिए भूल तो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम सब भगवान नहीं, हम तो भूल जाते हैं। अगर ना भूले तो फिर हम सीधे सीधे भगवान ही साबित ना हो जाए। तो यदि आप भूल गए हो तो थोड़ा सा ये रिवाइज कर लो मेरे साथ में। ठीक है, और उसके बाद में एक फॉर्मूला और होता है प्राइस सेटिंग रिलेशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अभी करो कमेंट। जो जितना आप कमेंट करोगे हमको मोटिवेशन मिलेगा। ध्यान रखना, हमारा मोटिवेशन सब कुछ डिपेंड है आप लोगों पर। जितना आप कमेंट करोगे, वैसे जैसे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करते हो ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़, किसी बाजी किसी दीदी के मैसेज पर धड़ाधड़ रिप्लाई करते हो ना, समझ रहा ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो उनके एक हम के मैसेज पे एक ढेर ढेर रिप्लाई आते हैं, एक आध रिप्लाई हमें भी कर दो जरा, हम भी बहुत खुश हो जाएंगे आपकी बात सुनकर। ठीक है, तो मुझे बताओ किसका है। ठीक है, उसके बाद में प्राइस सेटिंग रिलेशन, ये भी बताओ मुझे। प्राइस सेटिंग रिलेशन में ये भी तो खेल रहा हूं मैं, जो जीता वही सिकंदर, आंसर देना मुझे। ठीक है, प्राइस इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का म्यू। यहाँ पे जो म्यू है इसे हम मार्कअप कहते हैं। इसका मार्कअप का असली में मतलब क्या होता है? मार्कअप मार्कअप किसी भी फर्म में क्या रोल प्ले करता है जब उसका प्राइस सेट किया जाता है। हाँ, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं कि प्राइस कौन सेट करता है। यहाँ पे प्राइस फर्म सेट करती है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये आप याद रखना, बस ये दो फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद अगर आप एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, इस डब्ल्यू को उठा के आपको यहाँ रख देना होता है और आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए वैसे तो मेरे डीपीपी में जो मैंने डेली प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बनाया है उसमें दोनों ही तरह के क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो आपको क्लास की थ्योरी से कवर हो जाएगा, क्योंकि कुछ सिखा तो रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। कुछ तो सीख रहे हो मेरे साथ में, तो आंसर कर देना वहां पर। और अगर यदि आपको आंसर नहीं करना आता तो फिर कमेंट करिए, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और दूसरे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा मेरे सामने। कहते हैं सपोज दैट इन अ सर्टेन इकोनॉमी वेजेस आर सेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे जो वेज इक्वेशन दे रखी है, ध्यान रखना दोस्तों, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। क्या होती है ये? स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में आपको किसी और प्रकार से भी गिवन हो सकती है। तो लिखिएगा W इज इक्वल टू प्राइस इंटू 1 माइनस का U इंटू Z। ये मेरी पहली इक्वेशन है। यहाँ पे Z का मतलब आपको पता है ना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओ Z क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ, Z को हम कहते हैं कैजुअल वेरिएबल अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। सही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, या दूसरी भाषा में बोलो तो वर्कर का एटीट्यूड।
सिंपल सा, जितना ज्यादा जेड होगा उतने ज्यादा वर्कर की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, बहुत ही बार्गेनिंग पावर, मतलब चप्पड़ 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 अपनी वेजेस को क्या बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, क्योंकि जेड बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा वे जेड उतना ज्यादा वेज, जितना ज्यादा जेड उतना ज्यादा वेज, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा वेज, आपको पता है फिर क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो उसको पहला इक्वेशन मान लो, क्योंकि बार्गेनिंग पावर और वेजेस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ध्यान रखना है इस बात को मेरी, ठीक है। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पर, वो कहते हैं डब्ल्यू यहाँ पे नॉमिनल वेज है, पी यहाँ पे प्राइस है, यू यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और जेड यहाँ पे कैचुअल वेरिएबल है, ठीक है। चलो उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट फंक्शन है वो दे रखा है 2a रूट में n, ये हमें आउटपुट फंक्शन दे रखा है। मैंने आपको पढ़ाते हुए समझाया था कि जनरली y इज इक्वल टू ए एन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फंक्शन होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन आज उन्होंने बदल दिया, आज उन्होंने क्या करा, बदल दिया। ये लीनियर होता है, ये उन्होंने थोड़ा सा कैसा कर दिया, कॉनकेव कर दिया, थोड़ा सा कॉनकेव नेचर का कर दिया। इसे आप मान लो अपनी सेकंड इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन कहता है यहाँ पे वाई यहाँ पे आउटपुट है, ए यहाँ पे पैरामीटर है जो कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, एन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। अब समझिएगा, सबसे पहली बात वो आपसे क्या पूछता है, कहता है राइट डाउन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट डाउन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन लिखो, और 2 मिनट का समय है, जल्दी से वीडियो पॉज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मैं पढ़ाता रहूंगा आपको, लेकिन आप वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यदि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मान लीजिए आप महान हो, आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हो। और अगर आप नहीं कर पाए तो आप महान हो नहीं, बट महान बन जाओगे, हमारे साथ रहोगे तो महान बन जाओगे। बस साथ रहो, पढ़ते रहो और हमें अप्रिशिएट करते रहो, ठीक है। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। पहले ये फॉर्मूला सारे हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये आपने लिख लिए होंगे। देखिए अभी तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब जरा एक एक करके बात समझिएगा। देखिए किसी भी प्रकार की इकोनॉमी हो, किसी भी प्रकार की इकोनॉमी हो, जब भी वो कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर मार्जिनल कॉस्ट, तो ध्यान ध्यान रखना, किसी भी इकोनॉमी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमेशा किसके कहां पर होता है, वो होता है हमेशा प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट के। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, पर ये तो परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है। ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन इनिशियल सिचुएशन होती है किसी भी मार्केट की। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको, क्योंकि अभी तक मैंने मार्केट के बारे में बात तो नहीं करी आपसे, मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ दिया। हाँ, इसके अगले पार्ट में जरूर मार्केट की बात आएगी, लेकिन यहाँ तक की बात में मुझे बताओ, क्या कोई मार्केट की बात आई यहाँ पे, किसी भी प्राइस से रिलेटेड कोई बात आई? यदि वो क्वेश्चन में कहते हैं कि प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, तो हम सोचते हैं कि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जब कुछ नहीं बोलेंगे तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होगी वो किसके बराबर होगी, P इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आई? इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। देखो बहुत बढ़िया टेक्निक से सिखाऊंगा मैं आपको, मजा आ जाएगा आपको। अब मेरे पास y इज इक्वल टू ये दे रखा है n, y इज इक्वल टू n। अब एक बात समझिएगा, अगर मुझे प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो मुझे प्राइस को निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा, मुझे बताओ। अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो मुझे इस फर्म के लिए इनकी कमोडिटी के प्राइस को निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, जब हम लोग बात करते हैं लेबर मार्केट की, क्योंकि बात लेबर मार्केट की हो रही है, तो जो वेजेस होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, VMPL के बराबर होते हैं या VMPN के बराबर होते हैं। ये कब की बात होती है, जब भी हम वर्कर्स की वेजेस की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वेजेस इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय MPN, वेजेस इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय MPN, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट। यदि मैं यहाँ से P इज इक्वल टू कर दूं, ये आ जाएगा W अपॉन में
MPN। और देखिएगा ये इक्वेशन, ये P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय MPN है, और P किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट के। तो मैं कह सकता हूं क्योंकि प्राइस हमारे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर था, तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू ये हो गई, क्या हो गई, W अपॉन में MPN। लेकिन ध्यान रखना अभी आंसर नहीं आया, अब उसी से कंडीशन आई है, अभी आंसर नहीं आया, अभी सिर्फ कंडीशन आई है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, यदि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है मार्केट के बारे में कि किस प्रकार की ये मार्केट है, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट है। जैसा सिखा रहा हूं वैसा सीखना है, क्योंकि आपका मेरा उद्देश्य एक ही है, आपकी सक्सेस, आप लोगों की सक्सेस। आपका मेरा टारगेट बस एक ही है, यही मोटिव है हम लोगों का। तो जो सिखा रहा हूं वो सीखना। यदि क्वेश्चन में गिवन कुछ नहीं है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि परफेक्ट कंपटीशन हमारी मार्केट है, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है तो ध्यान रखना यहाँ पे प्राइजेस भी गिवन होते हैं और वेजेस भी गिवन होती है। तो जो W होती है वो VMPN के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय MPN। यदि मैं अगर इसको उल्टा पुल्टा कर दूं तो P इज इक्वल टू W अपन में MPN है, और प्राइस को मैं जानता हूं मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक चीज करनी है, MPN सॉल्व करना है। तो MPN को सॉल्व करने के लिए मुझे प्रोडक्शन फंक्शन पता होना चाहिए। तो जो y दे रखा है ना मुझे 2a रूट में n, यही मेरा प्रोडक्शन फंक्शन है, यही मेरा टोटल प्रोडक्शन है। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं n की रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं n की रिस्पेक्ट में, जो लोग मैथमेटिक्स को नहीं जानते मैं बता देता हूँ, ये डेरिवेटिव टॉपिक है। अभी मैं आपको करवा तो देता हूँ ये सब चीजें, आगे चल के अगर आपको कोई तकलीफ है मैथमेटिक्स से और आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, जैसे ले दे के दो चार बातें होती है मैथ की जो इस्तेमाल होती हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं वो टॉपिक का मेन कंसेप्ट सिखाऊंगा। यदि आप कहते हो सर डेरिवेशन नहीं आता, तो मैं आपको मात्र एक क्लास में पूरा डेरिवेशन सिखा दूंगा, ठीक है, मुझे कमेंट में बताना। तो ये करेंगे सॉल्व, तो 2a यहीं पर ही है, अपॉन में 2 रूट n आ गया, 2 से 2 गया, a अपॉन में रूट में n आ गया, ये हो गया हमारा MPN। इसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। अब इस वैल्यू को उठा के हम ऐसे ही यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को उठा के हम ऐसे ही यहाँ पे रख देंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर आ जाएगी, W अपॉन में, देखिए किसके बराबर आ जाएगी, W अपॉन में A, W अपॉन में A किसके बराबर आएगी, W। देखिए यहाँ पे 2AN रूट था, देखिए 2A यही रहा, रूट n का 1 अपॉन में 2 रूट n हो गया, जिससे 2 कट गया, A अपॉन में रूट n है यहाँ पर, है ना। तो ये आ गया दिस अपॉन में रूट n, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, तो W इंटू रूट n अपॉन में A, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसको, है, तो देखो इसको ध्यान से जल्दी से, क्या वैल्यू आ गई, मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर आ गया, W मल्टीप्लाई बाय रूट n अपॉन में A। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, आपके बड़े बड़े एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जल्दी से नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ, जल्दी छाप लो कॉपी में अपनी, वीडियो पॉज करके छाप लिया, चलो मैं आ जाता हूँ, ठीक है। चलो अब हम इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को, ये बातें सेम रखते हैं, अब इसका ये वाला पार्ट हटा देते हैं, इसको मैं सब हटा के इसे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। इन सारी बातों को हटा के मैं ऊपर से लिखना शुरू करता हूँ, और यदि आपने नोट नहीं करा तो वीडियो पॉज करके छाप लो कॉपी में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, इधर ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, W इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का U इंटू Z। ये इंफॉर्मेशन थी, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, ये थी, हाँ। उसके बाद में जो आउटपुट था मेरे को वो था 2a रूट n, जिसमें से पहली चीज उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट पूछी थी, वो हमने सॉल्व कर दी, W रूट n अपॉन में a, ये हमने सॉल्व कर दी। अब देखते हैं दूसरी बात क्या पूछना है वो आपसे, जरा दूसरी चीज देखिए ध्यान से। कहते हैं, अब सुनना जरा ध्यान से, सुनने वाली बात है।
कहते हैं फर्म्स विल चार्ज अ प्राइस, फर्म विल चार्ज अ प्राइस हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, यानी ये उन्होंने खुद बोला है कि जो प्राइस है फर्म चार्ज कर रही है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। फर्म विल चार्ज अ हायर प्राइस मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, हायर देन देयर मार्जिनल कॉस्ट बाय अ फैक्टर ऑफ 1 प्लस का म्यू। कितना ज्यादा है उन्होंने खुद बोला है, बाय अ फैक्टर ऑफ 1 प्लस का म्यू, यानी मार्जिनल कॉस्ट के अंदर 1 प्लस का म्यू आएगा। कितना ज्यादा कर रहे हैं वो, इतना ज्यादा कर रहे हैं एक फैक्टर के साथ, मतलब 1 प्लस म्यू अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तब जाके ये बराबर आएगा, तब जाके ये बराबर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पे म्यू हमारा मार्कअप होगा, कहते हैं राइट डाउन द प्राइस सेटिंग रिलेशन। क्या कहते हैं, राइट डाउन द प्राइस सेटिंग रिलेशन, राइट डाउन द प्राइस सेटिंग रिलेशन, राइट डाउन द प्राइस सेटिंग रिलेशन, ठीक है। चलिए ये पूछ रहे हैं वो आपसे, सॉल्व करें इसको, सॉल्व हम यहाँ कर लेते हैं और हम इसी की इसको रफ कर करके सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, मतलब लिखते रहेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, सबसे पहले तो जो उन्होंने बोला था ना वो मैंने खुद ही लिख दिया। उन्होंने बोला है कि प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। पहली बात तो दिमाग में ये चीज रख लो कि अब ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, अब ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन कौन होता है, बतलाओ हमका, परफेक्ट कंपटीशन कौन होता है। परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहां पे प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, राइट, बराबर होता है। लेकिन आज ये बराबर नहीं, ये ज्यादा है। और ये तो समझना, ये हो गया आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या हो गया, ये हो गया इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब वो कहते हैं कि जो प्राइस है वो इस प्रकार है, मार्जिनल कॉस्ट में 1 प्लस का म्यू करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इन्होंने बोला राइट ऑन द प्राइस सेटिंग रिलेशन। वैसे तो ये रिलेशन आ चुका है, इसे क्वेश्चन नंबर 4 बोल लो क्योंकि सिस्टम चल रहा है, या चलो सेकंड पार्ट है तो फर्स्ट इक्वेशन ही मान लो इसको। लेकिन आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे एक्चुअल वाले निकालना है तो मुझे क्या करना है, मुझे पुट कर देनी है, पुट दी वैल्यू ऑफ, क्यों, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट है ये भले ही आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा दोनों में सेम रहता है। क्यों, समझो इस बात को, क्योंकि किसी भी वस्तु को बनाने का जो खर्चा आएगा वो हमेशा एक ही रहेगा। जैसे ये पेन है, इसको बनाने का खर्चा आ गया, अब अब ये बन चुका है, जो खर्चा ना था आ गया, अब ये मार्केट में जा रही है, अब ये सेलर के पास जा रही है। पहले किसके पास थी, प्रोड्यूसर के पास थी, अब कहाँ जा रही है, अभी सेलर के पास जा रही है। यदि ये सेलर के पास जाती है तो क्या होगा, सेलर अपनी मर्जी से इसका प्राइस सेट करेगा। यदि सेलर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, जो कि यहाँ पे इम्परफेक्ट लिख रखा है, यदि सेलर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है तो वो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट करेगा। और अगर वो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है तो बोलेगा जी प्राइस का जो प्राइस होगा मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट वही रहेगी जो होती है। तो हम पहले वाली इक्वेशन से, कहां से, यहां से, ये मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू यहां रख देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम पार्ट 1, फ्रॉम पार्ट 1। तो देखिए प्राइस इज इक्वल्स टू W मल्टीप्लाई बाय रूट एन अपॉन में A इंटू 1 प्लस का म्यू। तो दिस इज योर प्राइस सेटिंग रिलेशन, ठीक है, ये आपका प्राइस सेटिंग रिलेशन। जल्दी से छाप लो कॉपी में इसको अपनी, जल्दी फटाफट से छाप लो इसको, इसलिए हम पेन में इंक डालते हैं, आप छापो इसको। छाप लिया, चलो अब हम इसको हटा देते हैं अपने वाले पार्ट को, सेकंड पार्ट को, वैसे जगह है, थर्ड पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है, अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, जरा देखिएगा। कहते हैं प्लॉट द वेज सेटिंग रिलेशन एंड प्राइस सेटिंग रिलेशन इन द टर्म्स ऑफ रियल वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कहते हैं वेज सेटिंग रिलेशन एंड प्राइस सेटिंग रिलेशन को ड्रॉ करो, यानी ड्रॉ दी, वैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जब आप डीपीपी में देखोगे तो वहां पे क्वेश्चन बहुत डिटेल में लिखा हुआ होगा। कहते हैं ड्रॉ दी
ड्रॉ दी WS रिलेशन एंड PS रिलेशन, ठीक है, ड्रॉ दी WS रिलेशन एंड PS रिलेशन। अच्छा, इसमें भी उन्होंने आपको दो मजेदार वाली बातें दी हैं, जरा समझिएगा। अब इन्होंने दिया है क्या क्या टर्म होना चाहिए। पहला पॉइंट दिया है कि एक तो रियल वेज हो, मतलब वाई एक्सिस पे रियल वेज हो और एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट हो। वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। और दूसरा, यहाँ पे आउटपुट हो, आउटपुट ही बोला है या एम्प्लॉयमेंट बोला, एक बार चेक कर लेते हैं हम। एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट हो और रियल वेज हो। अब इसको आप थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ, क्या बोला क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं आपको समय दूंगा, थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया ना, लेकिन मानो आप इस टॉपिक के लिए तैयार हो जाओगे। एक तो दिमाग में रखना कि कभी दिमाग में कभी भी फील आए कि हम कब से पढ़ना शुरू करें, या असलियत में हमारी कभी दिल करे जानने का कि कब से आपकी तैयारी शुरू हुई थी, तो मैं बता देता हूँ किस दिन से तैयारी शुरू हुई थी हर किसी एस्पिरेंट की, हर किसी स्टूडेंट की। जिस दिन से हमें अपना सिलेबस और अपने सिलेबस से कनेक्टेड क्वेश्चन, कि कौन से हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है उस टॉपिक से क्वेश्चन कितने कितने कहां कहां से आ सकते हैं और किस प्रकार प्रकार आ सकते हैं, भले ही आपको उसका सोल्यूशन आता हो ना आता हो, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है, यदि आपको ये यही नहीं पता कि ये मान लो आप लेबर मार्केट कर रहे थे, टॉपिक ये लेबर मार्केट पढ़ रहे हो और लेबर मार्केट से कहां कहां तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप किसी भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, वो बात अलग होती है कि कभी किस्मत चल जाती है, किस्मत, लेकिन जब किस्मत बड़ी होती हो तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं, ठीक है, जब किस्मत अच्छी होती है तो। लेकिन हमें अधिकतर ये मानना चाहिए कि हमें किस्मत के भरोसे शुरू से नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब जरा ये समझ लो। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाऊंगा, क्योंकि प्राइस सेटिंग रिलेशन और वेज सेटिंग रिलेशन, प्राइस सेटिंग रिलेशन एंड वेज सेटिंग रिलेशन, तो थर्ड पार्ट कर रहे हैं। पहले थर्ड पार्ट के हम अंदर हम लोग देखिए पहले वेज सेटिंग रिलेशन लिख लेते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, वेज सेटिंग रिलेशन। वो क्या दे रखा है, वो ये दे रखा है, W इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का U इंटू Z, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद लिखते हैं प्राइस सेटिंग रिलेशन, ठीक है, वो होगा आपका प्राइस मल्टीप्लाई बाय W 1 प्लस का म्यू, ठीक है। प्राइस इंटू प्राइस इज इक्वल्स टू W ब्रैकेट 1 प्लस का म्यू, जैसे उन्होंने बोला। और अच्छा, मैं आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे W नहीं आएगा, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आएगा, और मार्जिनल कॉस्ट की जगह आपको वह वैल्यू लिखनी जो भी आपने यहाँ पे सॉल्व करी थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू। ये हो गया W रूट एन अपॉन में A इंटू 1 प्लस का म्यू। देखिए यही तो गहराई है टॉपिक की, यही तो गहराई है क्वेश्चन की। आप समझिएगा, देखो ना, बुक में लिखा हुआ है ये और परीक्षा में आया है ये। यदि आपको चीजें पता ही नहीं है तो क्या करोगे पेपर में यार। बढ़िया बढ़िया समझना है, बड़ी मेहनत से मैं करा रहा हूं, और उससे कई गुना मेहनत तुमको करनी है अपनी पढ़ाई के साथ, ठीक है, न्याय करना है अपनी पढ़ाई के साथ, अपना, अपने माँ बाप का और मेरा नाम रोशन जरूर करना है, ठीक है। चलिए, आप सोचोगे सर एक क्वेश्चन से नाम रोशन होता है, हाँ होता है। मान लो ये क्वेश्चन वो है जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, या जिसकी वजह से आप कोई एक मार्क्स जो चाहते थे लाना उस मार्क्स से नीचे आए। कोई आपको बोले ना कि कट ऑफ इतनी थी या इतने मार्क्स थे, और आप अगर एक क्वेश्चन फ्री हो जाता तो आप इतने मार्क्स ले आते, ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब पहले हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और रियल वेज प्लेन पर, ठीक है। देखिए, जरूरी है कि जब आप लोग वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग को मिलाओगे, क्योंकि वेज सेटिंग रिलेशन तो W हो गया, ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का U इंटू Z, लेकिन जब आप यहाँ से प्राइस को रखोगे तो आपको क्या करना है, पहले N को कन्वर्ट करना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट में। अब जरा समझिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला होता था U अपॉन में L बार, U का फॉर्मूला होता था N माइनस का वो L बार माइनस का
एम्प्लॉयमेंट अपॉन में एल बार, और थोड़ा बहुत आप इसको सॉल्व कर लो तो u इज इक्वल टू 1 माइनस का n अपॉन में एल बार। एल बार अब एक जनरल सा कंसेप्ट है, आप n बाय एल को इधर ले आओ इज इक्वल टू, और ये हो गया 1 माइनस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और n इज इक्वल टू कर दो तो एल बार मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया एल बार मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब चाहो तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, पहले इसको यही रिप्लेस करो, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में ए, रूट एन की जगह लिख दो ये एल बार मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का u ब्रैकेट में 1 प्लस का म्यू। समझ में आई या नहीं आई बात मेरी? बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिखी है। ये है प्राइस सेटिंग रिलेशन। आपको बुक में नहीं लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ ही नहीं होगी ये बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ से डब्ल्यू अपॉन में पी कर लो, ये हो गया 1 माइनस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंटू जेड। सिमिलरली यहां से भी डब्ल्यू अपॉन में पी कर लो, यहां से डब्ल्यू अपॉन में पी कर लो। देखिए इन सबको वहां ले गए आप और पी को वहां लिया है, तो ये हो गया ए अपॉन में, ये पूरा हो गया ए अपॉन में रूट एल बार 1 माइनस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का म्यू। पहले आप समझ लो हल्के हल्के करके मैंने करा क्या है। देखिए प्राइस सेटिंग रिलेशन, इसको अलग अलग बना लो कॉलम। चलो ये प्राइस सेटिंग रिलेशन, ये आपका वेज सेटिंग रिलेशन है जो कि ये आ गया, और हमने पहले ही शुरू, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि एक बार तो एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट हो और दूसरी बार एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट हो, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ही अनएम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर आप चाहो तो ये समझ भी सकते हो कि वेज सेटिंग रिलेशन अनएम्प्लॉयमेंट में है और प्राइस सेटिंग रिलेशन एम्प्लॉयमेंट में है। अगर आप समझ पाओ तो वो ये है। तो आपको दोनों ही बातें सॉल्व करनी है। अब जरा समझिएगा, ये हो गया, ये इस प्रकार हो गया, ये वेज सेटिंग रिलेशन है, ये प्राइस सेटिंग रिलेशन है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला ये होता था बट मार्जिनल कॉस्ट की ये वैल्यू रख दी, ये आंसर आ गया। आपने इन दोनों को साथ में कर दिया। ठीक है, देखिए क्या आया, तो आपने ये वाला वेज सेटिंग यानी 1 माइनस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट मल्टीप्लाई बाय जेड ये आपने रखा, और इन्होंने बोला ड्रॉ दी डायग्राम। इन्होंने क्या बोला, ड्रॉ दी डायग्राम। ठीक है, अब डायग्राम बनाने के लिए पहले तो आप ये समझ लो, फिर मैं इनका इक्विलिब्रियम भी निकालूंगा। ये काम करते हैं, सबसे पहले इसका इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। 1 माइनस का u इंटू जेड इज इक्वल्स टू, ये हो गया इसका। अब लिखो इसकी वैल्यू एल अपॉन में रूट में, ठीक है, तो आपने क्या करा, यहां से ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दी। अब उससे क्या हुआ, हमारे पास जो अब प्राइस सेटिंग रिलेशन आया वो ये आया। अब जरा क्वेश्चन को समझो, मैंने ऐसा करा क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझे दो ऑप्शन दिए थे। एक बोला था कि मुझे एक ऐसा पीएस और डब्ल्यू एस रिले डायग्राम बनाओ जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट हो, और दूसरा ऑप्शन दिया था कि एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट हो। ये दो अलग अलग डायग्राम बनाओ, दोनों अलग अलग। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे रख रहा हूं मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और यहाँ पे रख रहा हूं मैं रियल वेज। समझ में आई मेरी बात? अब मुझे एक बात समझाओ, आप लोग समझाओ मुझे। मैं पहले तो एक एरिया रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये वाला एरिया रफ कर रहा हूँ, जितना भी एरिया है वाला, क्योंकि मुझे जरूरत है इस स्पेस की। आप लोग मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरे पास में ये है W इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का U इंटू जेड, और मैंने आपको समझाया कि वेज सेटिंग रिलेशन बनाते कैसे हैं। तो आपको W अपॉन में P करना है जो कि 1 माइनस का U इंटू जेड, और ये देखना है कि रियल वेज में और अनएम्प्लॉयमेंट में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का रिलेशनशिप है। ये समझाया नहीं समझाया? तभी मैंने कहा था कि अगर आपने 1 2 3 4 5 6 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से देखो उनको, क्योंकि उसके बगैर ये क्वेश्चन होने ना थोड़े से मुश्किल हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि प्राइस सेटिंग वेज सेटिंग क्या होता है तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, ये हमारा डब्ल्यू एस रिलेशन आ गया। उसके बाद में आपके पास वो दे रखा है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में A इंटू रूट में 1 माइनस रूट में L बार 1 माइनस का U मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का म्यू। अब यहां से आप W बाय P कर दो तो ये हो जाएगा A अपॉन में
रूट में एल बार ब्रैकेट 1 का यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का म्यू। अब जरा इन दोनों में रिलेशनशिप देखो ध्यान से। यहाँ पे जो डब्ल्यू एस रिलेशन था रियल वेज में और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो ये आपका बन जाएगा डब्ल्यू एस रिलेशन। बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है नहीं आती है? क्या बन जाएगा ये? क्यों आप बता पा रहे हो यहाँ पर कि यदि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उसके बाहर साइन है माइनस का, तो आपका डब्ल्यू बढ़ेगा, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपका डब्ल्यू बाय पी कम होगा। समझ में आई या नहीं आई ये बात? तो ये आपका ऐसा बन गया। लेकिन जब आप इसको देखते हो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएंगी आपको। क्या? आप देखो कि रियल वेज में और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसा संबंध है, कैसा रिलेशनशिप है। मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो 1 माइनस का यू वाली वैल्यू कम होगी। क्या होगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो 1 माइनस यू वाली वैल्यू कम होगी। और ये कहां पर है? ये डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो पूरा फ्रैक्शन बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो पूरा फ्रैक्शन यहाँ पे बिल्कुल बढ़ेगा। समझ में आई मेरी बात आपको? तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में और रियल वेज में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। और आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट से वेज और प्राइस में फर्क पड़ रहा है। ध्यान रखना, हम यहाँ पे जो प्राइस सेटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस का कंसेप्ट है। सोचिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो लोग बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं। मैं आपको जनरली इनका रिलेशनशिप समझा रहा हूँ। लोग बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं, लोगों की बार्गेनिंग पावर कम हो रही है, लोगों के पास काम कम है। ठीक है, तो जहां लोगों के पास काम कम है तो लोगों के पास इनकम भी कम है। इनकम कम है तो लोगों की खरीदने की क्षमता भी कम है, यानी परचेजिंग पावर भी कम है, यानी एग्रीगेट डिमांड भी कम है। यानी मैं चीजों को नहीं खरीद सकता। यदि कोई चीज नहीं खरीद सकता हूं तो सामने वाला सेलर क्या करेगा? वस्तुओं के मूल्य को कम करेगा, कमोडिटी के प्राइसेस को रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर वो प्राइस को डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली रियल वेज क्या होगी? यहाँ पे बढ़ेगी। समझ में आई मेरी बात? देखिए इकोनॉमिक्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। अगर इसको समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत से मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग मैथ की तारीफ कर रहे हैं, फिजिक्स की तारीफ कर रहे हैं, केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट की मैंने क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट की बड़ी तारीफ सुनी, लेकिन पता है इकोनॉमिक्स इसका कोई तोड़ ही नहीं है। इसमें इतनी मजेदार बातें होती हैं, यदि आपको समझ में आ गई मजा आ जाएगा, बेहतरीन वाला मजा आ जाएगा। अब ये समझ में आई आपको ये बात? ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। अनएम्प्लॉयमेंट में और इसमें क्या सा रिलेशनशिप है? बढ़ता हुआ। लेकिन फर्क समझिएगा, फर्क समझिएगा, ये डिनोमिनेटर में है तो इसका कर्व थोड़ा सा इस प्रकार बनेगा, दैट इज प्राइस सेटिंग रिलेशन। जहां इनका इक्विलिब्रियम कट हुआ तो ये बन गया आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आई मेरी बात आपको? हाँ के ना? हाँ के ना? समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी समझ में। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन नहीं कई सारे, तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें बहुत सारी बातें थी। ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन था। अब इसका जो अगला पार्ट है मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। अगला पार्ट में आपको रिकॉल करवा देता हूँ उन्होंने क्या कहा था। मैं सब कुछ रफ कर देता हूँ, आप छाप लो, वीडियो को पॉज करके सब कुछ छाप लो, मैं हट भी जाता हूँ। छाप लिया? चलो छाप लिया होगा आपने, तो मैं पूरा रफ कर देता हूँ और अपनी काम की इंफॉर्मेशन रखूंगा बस यहाँ पर, या लिख दूंगा मैं दोबारा, वो है मेरे पास इंफॉर्मेशन। अगला बनाना है एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज में डायग्राम। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी, समझ में आई या नहीं आई? चलिए अब जरा समझिएगा ध्यान से। पहले मेरे पास वेज सेटिंग रिलेशन क्या है? W इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का U इनटू Z। बनाना किसमें? मुझे एम्प्लॉयमेंट में है, किसमें? अनएम्प्लॉयमेंट में। ये अलग फॉर्मूला रख लूं, ये वाला कैसे करूं? यू को मुझे क्या कन्वर्ट करना है? यू को मुझे अनएम्प्लॉयमेंट में लेकर आना है, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। यानी मेरे पास है u इज इक्वल टू 1 माइनस का n अपॉन में l बार। u इज इक्वल टू 1 माइनस का n अपॉन में l बार। ठीक है, ये वाली u की वैल्यू में यहाँ रख दूं
तो W इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का, अब देखो ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस का N अपॉन में L बार, ये हो गया W इज इक्वल्स टू प्राइस 1 माइनस 1 प्लस का N अपॉन में L बार मल्टीप्लाई बाय दैट, 1 से 1 गया तो W इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय N अपॉन में L बार इंटू Z। ठीक है, यहां से मैं रियल वेज निकाल लूंगा, तो रियल वेज के बाद क्या बचेगा यहाँ पे N अपॉन में L बार इंटू Z। ये हो गया मेरा WS रिलेशन। ठीक है, ये हो गया मेरा WS रिलेशन। साथ ही मुझको वो चाहिए, वो वाली वैल्यू मुझे चाहिए प्राइस सेटिंग रिलेशन। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मुझे पता है प्राइस सेटिंग रिलेशन कैसा गिवन था, है नहीं था, वो था प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ब्रैकेट 1 प्लस का म्यू, और वो था प्राइस इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय रूट N अपॉन में A ब्रैकेट 1 प्लस का म्यू। ऐसे कुछ था या नहीं था, ऐसे था ना। देखो मुझे बनाना है एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज में, तो मुझे तो दिख रहा है अगर मैं इसकी रियल वेज निकालना चाहूं तो कुछ इस प्रकार निकलेगी रियल पेज, तो ये हो जाएगा A अपॉन में रूट N मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का म्यू। ठीक है, अब जरा दोनों का रिलेशनशिप समझना, मैं वाला भी रफ कर देता हूँ, वहां पे डायग्राम बना लूंगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, डायग्राम समझना। ये आया आपका एम्प्लॉयमेंट और ये आया आपका रियल वेज। ठीक है, ये आया आपका एम्प्लॉयमेंट और ये आया आपका रियल वेज, ये आया आपका एम्प्लॉयमेंट, ये आया आपका रियल वेज। समझ में आई मेरी बात। अब एक बार बताओ, पहले ये समझ लो, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वेज सेटिंग रिलेशन में रियल वेज क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रियल वेज बढ़ेगा। इसका इकोनॉमिक मीनिंग भी होता है, यदि आपकी इकोनॉमी के अंदर लोगों को काम ज्यादा मिल रहा है तो इसका उल्टा मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, तो लोगों की बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है। बार्गेनिंग पावर अगर बढ़ रही है तो लोग ज्यादा वेज मांग रहे हैं। ठीक है, लोगों की मतलब जो वेज सेटर्स हैं, जो यूनियंस हैं, वो ज्यादा वेजेस मांग रही हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर एन बढ़ता है तो आपका यहाँ पे रियल वेज भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब आपका अब जो वेज सेटिंग रिलेशन है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन और अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट डिनोमिनेटर में है, यदि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यदि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसका इकोनॉमिक मीनिंग भी आप ये समझो, आप इसका इकोनॉमिक मीनिंग भी ये समझो कैसे। यदि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो लोगों को काम ज्यादा मिल रहा है, तो लोगों की वेजेस हाई हो रही है, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं। जब लोगों के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, और इवन अगर वेजेस हाई भी नहीं हो रही, क्योंकि टू कीप रियल वेज कांस्टेंट, तो जब लोगों के पास काम है तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं मतलब इनकम आ रही है, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि गरीबी का खत्म हो रही है। गरीबी खत्म हो रही है तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। यदि परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका रियल वेज कम हो रहा है। तो इसके बीच में क्या सा रिलेशनशिप है, इनवर्स, लेकिन ये कर्व बनेगा थोड़ा सा कर्वेचर फॉर्म में। सो दिस इज प्राइस सेटिंग रिलेशन। तो ये जहां पे कट हुआ उसे हम लोग बोलेंगे नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, जरा ध्यान से देख लो। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब मैं डीपीपी आपके जो है वेबसाइट पे, सेमिकॉन क्लासेस की वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसमें और भी क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन है, तो आप वो कर सकते हो, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको मुझसे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य एक ही है, सिर्फ आपकी कामयाबी, आपका सिलेक्शन और आपके अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।